स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इन सभी प्रश्नों के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है। तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी बनती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है केवल अलकनंदा के बारे में, ये कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा के निर्माण की बात करें तो धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं। धौली गंगा नदी और फिर आप याद रखेंगे विष्णु गंगा नदी, ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये दोनों आपस में मिलती हैं, ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं, तब जाके निर्माण होता है किसका। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, तब किस नदी का निर्माण होता है, तब अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। और अलकनंदा नदी के एक किनारे एक शहर बसा हुआ है, कौन सा, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप लोग बताएंगे। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर तो गंगोत्री लगाएंगे। कावेरी जल विवाद कहाँ पे है, तो देखिए कावेरी जल विवाद, तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में और देखते हैं। तो गंगा नदी का कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी का कुल लंबाई आपसे पूछे कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। लेकिन पूछे कि यूपी के कितने जिले से गंगा बहती है, यूपी के कितने जिले से गंगा बहती है, तो आप बताएंगे 28 जिले से। तो अगर पूछे कि यूपी में लंबाई कितनी है, तो सर्वाधिक यूपी में लंबाई है। भारत के कितने राज्यों में बहती है, भारत के पूछे कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है, तो पांच राज्यों में बहती है। सर्वाधिक लंबाई पूछे, सर्वाधिक किस राज्य में लंबाई है, तो यूपी में सर्वाधिक लंबाई है। और कितनी लंबाई है, तो आप बताएंगे कि 1450 किलोमीटर सर्वाधिक यूपी में लंबाई है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, ये आप लोग बताएंगे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब बनाया गया। तो ये 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी बनाया गया। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कावेरी जल विवाद कहाँ पे है, तो कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक एंड किस राज्य के बीच में है, ये तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। और कावेरी नदी के चलते ये जल विवाद है। और कावेरी नदी की यदि आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, बताओ भाई लंबाई कितनी है कावेरी नदी की, तो आप लोग बताएंगे कि 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कावेरी नदी गिरती कहाँ पे है, ये पूछे तो आप लोग बताएंगे बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। और आपसे पूछे कि कावेरी नदी के उद्गम कहाँ पे होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, ये कुर्ग कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक, कुर्ग कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक के बारे में आप याद रखेंगे, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग बताएंगे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है। ठीक, तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और महानदी पे कौन सा एक बांध याद रखेंगे आप लोग, महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। और दामोदर नदी को आप लोग याद रखेंगे, इसे कहाँ का शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा के शोक के बारे में आप लोग याद रखेंगे, महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो लोहित नदी पे बना हुआ सड़क, जो लोहित नदी पे बना हुआ सड़क पुल है वो सबसे बड़ा सड़क पुल है। और इसे का नाम क्या है, इसे भूपेन हजारिका कहते हैं, भूपेन हजारिका सड़क पुल कहते हैं, भूपेन हजारिका सड़क पुल कहते हैं। इसकी लंबाई आपसे पूछे कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करते हैं, ये लोहित किस नदी की सहायक नदी है, ये लोहित किस नदी की सहायक नदी है, तो आप लोग बताएंगे कि लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक, आगे बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का उद्गम, महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का उद्गम। और महाबलेश्वर कहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट में है महाबलेश्वर।
और पश्चिमी घाट की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। और कृष्णा नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और बात करें कृष्णा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। आपसे पूछे कि किन दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, तो एक तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये लगभग समान होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई का कितना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ये 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। और आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो इसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। आपसे पूछे कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती है तो इसको संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। कपिला जलधारा प्रपात कहाँ पे है, कपिला जलधारा प्रपात ये किस नदी पे है, ये नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और आपसे पूछे कि कपिला जलधारा प्रपात कहाँ पे है, आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये सारे जलप्रपात कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी आप लोग याद रखेंगे ढाका है। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की, तो मुद्रा के बारे में आप लोग याद रखेंगे टका है। और बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो ये शेख हसीना, आप लोग याद रखेंगे शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ठीक। और बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और आपसे पूछे कि चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और आपसे पूछे कि भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है भूटान की राजधानी। और आपसे पूछे कि नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी यहाँ से पूछे तो आप लोग बताएंगे कि काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी क्या है, आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आपसे पूछे कि वाशिंगटन डीसी में किस किस का मुख्यालय है, तो आईएमएफ याद रखेंगे, आईएमएफ का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दोनों का हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना पूछे दोनों की, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिडो है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिडो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये जयवर्धनापुरा कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है। और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है पेरू की राजधानी। सूडान की राजधानी क्या है, देखिए अगर सूडान पूछे तो आप लोग बताएंगे कि खार्तूम इसकी राजधानी है। आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपकी वो हो जाएगी दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या, जुबा। और दक्षिणी सूडान किसका नवीनतम सदस्य है, ये आईएमएफ का आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, आईएमएफ में कुल 190 सदस्य है। और 190वां जो सदस्य है, सॉरी यूएनओ का ये नवीनतम मेंबर है, यूएनओ का नवीनतम सदस्य है कौन, यूएनओ का नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान, ये यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। और आपसे पूछे कि आईएमएफ का जो नवीनतम सदस्य है, आईएमएफ का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन सा है, वो एंडोरा है आईएमएफ का नवीनतम सदस्य। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। आईएमएफ में कुल कितने देश हैं, तो 190 देश शामिल है। यूएनओ में कुल कितने देश हैं, तो यूएनओ में पूछे कुल कितने देश हैं, 193 देश हैं इसमें, ठीक। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। और तंजानिया की राजधानी आप लोग बताएंगे, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। और आप लोग बताएंगे कि इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो इथियोपिया की राजधानी आप लोग याद रखेंगे अदिस अबाबा है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। बात करते हैं इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक, इराक की राजधानी बगदाद है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भारत में कितनी अनुसूचियां, सॉरी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में पूछे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। और वर्तमान समय में कितनी कुल अनुसूचियां हैं, जो कि प्रश्न है हमारा, तो 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है, नगर
पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय इसके कार्य करने के लिए दिए गए हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए हैं। 11वीं अनुसूची आप लोग बताएंगे किससे संबंधित है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत का गठन इसमें बताया गया है। पंचायत का गठन इसमें बताया गया है। और पंचायत का गठन के बारे में बात करें तो इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? इसे कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। और बात करते हैं 8वां, ये किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान मध्य प्रदेश में है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं। यदि आपसे और प्रश्न पूछे तो आपसे पूछे कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान या फिर उपहार। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप लोग बताएंगे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में ये है। ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील भी है और नील नदी है। और नील नदी की लंबाई आपसे पूछे कितनी है, तो नील नदी की लंबाई आप लोग याद रखेंगे, ये 6650 किलोमीटर लंबाई के साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो इसका जवाब दूसरा हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और नील नदी कहाँ पे बहती है? ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका की नदी है। और नील नदी की सॉरी, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। ठीक, और अमेजन नदी की लंबाई आपसे पूछे कितनी है अमेजन नदी की लंबाई, तो आप लोग बताएंगे कि अमेजन नदी का लंबाई जो 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी का लंबाई कितना है? 6400 किलोमीटर। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया था। जय जवान जय किसान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। और घना देश का पुराना नाम क्या है? तो घना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। ठीक, घना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? ये अफ्रीका का जो है देश है। आगे बात करते हैं। आपसे पूछे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। और वर्मा की जो राजधानी थी क्या थी? रंगून थी। वर्मा की राजधानी क्या क्या थी? रंगून थी। और आपसे पूछे जापान का पुराना नाम क्या था? जापान का पुराना नाम निप्पन है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन बजाते थे तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। और तबला के बारे में बात करें तो आपसे पूछे कि रविशंकर क्या बजाते थे? पंडित रविशंकर जी क्या बजाते थे? और पंडित बिस्मिल्ला खान क्या बजाते थे? बिस्मिल्ला खान क्या बजाते थे? तो देखिए, रविशंकर के बारे में पूछे तो ये सितार बजाते थे, सितार। और बिस्मिल्ला खान की पूछे तो ये शहनाई बजाते थे। ये सारी चीजें आपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे और ये सब चीजों का रिवीजन करते रहेंगे लगातार, और बार बार आपको पढ़ने से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 ईस्वी में खोज की थी। किसने? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये निकला था भारत की यात्रा पे, लेकिन चला गया था कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। और यहाँ पे अमेरिका के लोगों को क्या कहा इसने? अमेरिका के जो लोग थे इन्हें क्या कह के पुकारा? उन्हें रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कह के पुकारा, यानी कि रेड इंडियन इन्हें कहा। और आपसे पूछे कि भारत की खोज किसने किया था? तो भारत की खोज किसने किया था? तो भारत की खोज किसे माना जाता है? खोज का जनक किसको माना जाता है? वास्को डिगामा को माना जाता है। वास्को डिगामा को माना जाता है। और वास्को डिगामा कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में आया था भारत। और भारत और यानी कि यूरोप, आपसे पूछे यूरोप एंड एशिया के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? एशिया के बीच समुद्री मार्ग में की खोज किसने किया था? समुद्री मार्ग की खोज तो इसे किसने किया था? तो ये वास्को डिगामा ही किया था। और बात करते हैं वास्को डिगामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा की समाधि कहाँ पे बनी हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वास्को डिगामा की समाधि कोच्चि में बनी हुई है। ठीक, तो ये भी सब आप लोग ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो वंदे मातरम की बात करें तो ये इसके लिए होता है 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन में, उसमें क्या गाया गया था? उसमें वंदे मातरम गाया गया था। इसमें संविधान में कब अपनाया गया था? इसको संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसे लिखा किसने किया? आपके वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो आप लोग बताएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी
बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, आगे बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? तो 1967 का डेट आप लोग याद रखेंगे। इस सन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था और किसने किया था? तो 1967 में इसका जो प्रत्यारोपण था वो किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। आपसे पूछे यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत तो हो गया, आपसे पूछे कि रेडियम का खोज किसने किया था? रेडियम का खोज तो मैडम क्यूरी और फिर आप लोग याद रखेंगे मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी इनका खोज किए थे। पियरे क्यूरी खोज किए थे और इसके लिए मैडम क्यूरी को क्या दिया गया था? इन्हें नोबेल भी दिया गया था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान। 7 पहाड़ियों का जो शहर है नगर है किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। आपसे पूछे कि सफेद हाथियों का जो शहर है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कि कंगारू का देश किसे कहा जाता है? कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। आपसे पूछे कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारू का देश किसे? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो सॉरी, यहाँ पे और प्रश्न शेष हैं तो इनको करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये किससे संबंधित है? ये शक संवत से संबंधित है। शक संवत से संबंधित है। शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व में होती है। 78 ईसा पूर्व में शक संवत। और विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से होती है। सन 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। बस इतनी सी बात है। इसे सवाल आप लोग को याद रखना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो चंदेल वंश के शासक द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। चंदेल वंश के। और खजुराहो मंदिर की बात करें, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने। हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पूछी जाती थी, क्या बनाई गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग बताएंगे कि 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, बात करते हैं घना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो घना पश्चिम बिहार ये भरतपुर राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? किस नेशनल पार्क में जंगली गधे पाए जाते हैं? ठीक, आप लोग बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे घुड़खर जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे घुड़खर लिख दें, घुड़खर नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क घुड़खर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये कच्छ के रण में है। कच्छ के रण के पास है, कच्छ के रण। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे जंगली गधे के लिए फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो ये मेरा संघर्ष एडोल्फ गलत हो गया, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। और एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करें, ये कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। जर्मनी का तानाशाह था। और जर्मनी के तानाशाह के बारे में बात करें, इसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया गया था। एडोल्फ हिटलर ने दिया था। और एडोल्फ हिटलर कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। दास कैपिटल किसने लिखी? दास कैपिटल के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। और आगे बात करें कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? तो वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ ने लिखा था। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। और ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स यानी कि दास कैपिटल और वेल्थ ऑफ नेशन किससे संबंधित थी?
तो ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी से संबंधित थी। ठीक, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को ये 1925 में लूटा। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये सौराष्ट्र गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में है। और पहला आक्रमण महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था। और अंतिम आक्रमण इसमें इसका कब हुआ था? तो 1027 में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। और कुल ये कितनी बार आक्रमण किया था? कुल कितनी बार आक्रमण किया था? कुल भारत पे ये 17 बार आक्रमण किया था। और एग्जाम में पूछा जाता है इसकी मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई थी? तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। राम नाम सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछे कि आपसे पूछे कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक थी? आप लोग बताएंगे कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक थी। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रिपब्लिक आपसे पूछे किसकी पुस्तक थी, तो ये आप लोग बताएंगे कि किसकी पुस्तक रिपब्लिक थी। ठीक, तो ये प्लेटो की पुस्तक थी। इतनी भी प्लेटो की पुस्तक थी। ठीक, आगे आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न है कि हमारा तैमूरलंग, यहाँ पे देखिए तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो ये आप लोग बात करेंगे 1398 ईस्वी में ये दिल्ली को लूटा था। ठीक, एक सींग वाले गैड़ों के लिए कौन सा? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो असम में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कहाँ कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे देहिंग नेशनल पार्क है। देहिंग नेशनल पार्क भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पे है? ये असम राज्य में। आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? भारत में का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? वर्तमान नाम इसका राम गंगा नेशनल पार्क हो गया। राम गंगा नेशनल पार्क हो गया। और इसका पहला नाम क्या था? सबसे पुराना नाम क्या था? तो सबसे पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। हेली हेली नेशनल पार्क था। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये लद्दाख राज्य में है। लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है? साउथ बटन है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ओलंपिक में हाकी में ओलंपिक में हाकी कब कब शामिल किया गया? तो 1928 में हो रहा था ओलंपिक। कहाँ पे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये हो रहा था। नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक में हॉकी शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। सासाराम ये बिहार में है। इसका मकबरा स्थित है। आपसे पूछी कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है? बाबर का, तो आप लोग बताएंगे बाबर का मकबरा कहाँ पे? काबुल में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आप लोग बताएंगे जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु रिएक्टर परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। भारी जल का फार्मूला कहाँ होता है? BD2O होता है। और एक तो आपको ग्रेनाइट की छड़ याद रखना है। ग्रेनाइट की छड़ इसमें यूज करते हैं। ठीक, और ग्रेनाइट की छड़ और D2O भारी जल, ये दोनों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज करते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर। और सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है और ये भारत में लगता है। और आप लोग बताएंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे? बिहार की बात आई है तो यहाँ पे साथ में आप लोग बताएंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आप लोग बताएंगे कि बिहार में है। बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में है। ठीक, आगे बात करते हैं 38वीं डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीच में? देखिए यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं वो भी हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसी क्रम में हम लोग बताएंगे कि 38 डिग्री जो समांतर रेखा है किन दो देशों के बीच में है? तो आप लोग याद रखेंगे, एक उत्तर कोरिया, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री जो समांतर रेखा है ये स्थित है। और बात करें, आपसे पूछे कि 49 डिग्री जो समांतर रेखा है किसके बीच में है? तो ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में। आपसे पूछे कि मैजिनॉट रेखा किसके बीच में है? मैजिनॉट रेखा किसके बीच में है?
तो आप लोग बताएंगे फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है या फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में, सॉरी हिडनबर्ग रेखा, मैकमोहन रेखा की बात हम लोग करेंगे। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये सारी पूछे जाते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। अष्टाध्यायी किसकी लेखक है, सॉरी अष्टाध्यायी के किसकी रचना किए थे, तो अष्टाध्यायी की रचना कौन, पाणिनि ने किया था। आपसे पूछे साथ में कि अर्थशास्त्र के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उसकी रचना किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है चाणक्य हैं। चाणक्य है, इसका इनका अन्य नाम क्या था, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम एक है। और आप लोग बताएंगे कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। यहाँ पे अर्थ देख के आप लोग तो मुद्रा से संबंधित यानी कि इकोनॉमी से संबंधित मत लगा दीजिएगा, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक के बारे में बात करें, इसकी भाषा कौन सी थी, पाली भाषा में से लिखा गया था। ठीक, आगे बात करते हैं बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। बात करते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया, आप लोग बताएंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो एडिसन ने किया था बल्ब का आविष्कार। इनकी कहानी आप लोग बचपन में पढ़े हुए होंगे, कितनी बार इन्होंने फेल हुआ था, फिर उसके बाद बल्ब का आविष्कार किए थे। ठीक, और तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। 250 ईसा पूर्व में शासनकाल किसका था, शासनकाल किसका था, अशोक का शासनकाल यहाँ पे चल रहा था, अशोक का शासनकाल चल रहा था। और कहाँ पे हुआ था ये पूछे आपसे, तो आप लोग बताएंगे कि पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का नाम क्या है, इसे दक्कन का पठार कहते हैं, इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक, और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की साइड में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की साइड में क्या है, पश्चिमी घाट इसे कहते हैं। पश्चिमी किनारा क्या है, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट को अन्य नाम अभी हमने आपको बताया, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके पूर्व में क्या है, पूर्व में, तो पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम पूर्व में पूर्वी घाट है। और प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में नीलगिरी है, दक्षिण में नीलगिरी है। आपसे पूछे कि नीलगिरी के बारे में, आपसे पूछे यहाँ पे कि नीलगिरी के बारे में, तो आपसे पूछे कि जो दक्षिणी घाट है, तो यहाँ पे दक्षिणी बिंदु, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं गुजरात से गोवा तक के जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और केरल के जो तट है उसे क्या कहते हैं, उसे मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। आपसे पूछे कि तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अंडमान निकोबार में बड़े द्वीपों की संख्या कितनी है, टोटल 6 द्वीप हैं अंडमान निकोबार के। सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार का पूछे, तो आप लोग बताएंगे क्या, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक है सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, आप लोग बताएंगे। और यहाँ पे साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क। और यहाँ पे कैपिटल बताएंगे इसकी क्या है, तो राजधानी के बारे में बात करें, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। आपसे बताएंगे कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, ज्वालामुखी, तो वो कहाँ पे है, बैरन द्वीप है। उसके बाद बैरन द्वीप है तो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, तो प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। आप लोग बताएंगे हमें कौन कौन से शब्द थे प्रस्तावना में जोड़े गए। हमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, एक तो आप लोग याद रखेंगे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और एक तो हो गया आपका अखंडता, अखंडता धर्मनिरपेक्ष, और आपको मिल जाएगा अखंडता धर्मनिरपेक्ष, और क्या आपको समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष के जगह पे आपको पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है, पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है। आगे बात करते हैं 1 रुपए नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक,
आगे बात करते हैं। और जो नोटों पे यानी कि 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं उन पे किसके, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। बात करते हैं वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, एनके सिंह है वित्त सचिव, जिसे नंद किशोर सिंह भी कहते हैं। एनके सिंह है वित्त सचिव और कितने नंबर के हैं, ये 15वें नंबर के भारत के वित्त सचिव हैं। संसद के दो सदनों के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। ठीक, संसद की दो सदन कौन कौन सा, एक तो लोकसभा एक तो राज्यसभा, और राष्ट्रपति तीनों मिल जाते हैं तो संसद का निर्माण होता है। इसकी रचनाकार कौन है, कालिदास है। ठीक, कालिदास हैं। बात करते हैं अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है। तो देखिए अजंता की गुफा की बात करें तो ये दोनों कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और औरंगाबाद का नया नाम हो गया है, अब क्या नया नाम इसका बदल दिया गया है, इसको संभाजी नगर कर दिया गया है। संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम हो गया। तो ये आप लोग बताएंगे एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है। तो सॉरी, सांबा। और अजंता का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण हरिसेन ने करवाया था, इसका निर्माण हरिसेन ने करवाया था। एलोरा की गुफा किसने बनवाया था, तो एलोरा की गुफा बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ठीक, बात करते हैं महाबलीपुरम के रथ की मंदिर की बात करें तो ये किसने बनवाया था, पल्लव राजा ने बनवाया था, पल्लव राजाओं ने इसे बनवाया था। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन बनाया था, नरसिंह वर्मन ने इसे बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने इसे बनवाया था। बात करें कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग जान, भारत के कितने प्रतिशत भाग पे वन है, तो 16% भाग पे भारत में वन पाए जाते हैं। सॉरी, भारत में 19% भाग पे वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड नेशनल पार्क है, इसके बारे में हम लोग बात किए भी। और यहाँ पे इसका पुराना नाम क्या है, इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे और वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी आती है, तो रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से आती है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछे तो ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है सांभर झील। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे नमक का निर्माण किया जाता है, नमक का निर्माण किया जाता है, सांभर झील में नमक का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं झीलों की नगरी किसे कहते हैं, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर को, ये राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान को झीलों की नगरी कहते हैं। और आपसे बात करें कि मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, आपसे पूछे कि मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, ये जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर कहाँ पे है, जैसलमेर ये राजस्थान में है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो वूलर झील है। वूलर झील कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे बात करते हैं कि डल झील कहाँ पे है, डल झील ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पे है। और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील क्या है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित जो सबसे बड़ी झील क्या है, गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए गोविंद सागर झील है। और गोविंद सागर झील किस पे बना हुआ है, तो गोविंद सागर झील की बात करें तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी, सतलुज नदी पे बना हुआ है। ठीक, बात करते हैं गुलाम वंश के शासक घोड़े से गिर के, किस शासक की घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो घोड़ा खेल मतलब क्या पोलो खेल रहा था, पोलो जिसे क्या बोलते हैं, चौगान बोलते हैं, चौगान खेल रहा था। और 1210 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे, ये घोड़े से टपका और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या प्यासी भूमि का देश कहते हैं, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और आगे बात करते हैं इसे कंगारू का देश कहते हैं, कंगारू का देश कहते हैं इसे। और आपके पूछे कि इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, तो मकर रेखा इसके बीचों बीच से होके जाती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होके जाती है।
एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुंबई में है। आगे बात करते हैं एनसीसी के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है, एनसीसी का जो फुल फॉर्म है उसका क्या नाम है, नेशनल क्रेडिट कोड इसका नाम है, नेशनल क्रेडिट कोड इसका नाम है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सरोद बजाते थे। ठीक, बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात दोनों आप नाम याद रखेंगे, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और ये पूछे किस नदी पे बना हुआ है, ये शरावती नदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में बना हुआ है, शरावती नदी पे किस राज्य में बना हुआ है, तो राज्य के बारे में आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी पे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत को कब लूटा, 326 बीसी आप लोग याद रखेंगे, ये सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 3,85,000 किलोमीटर इसकी दूरी है, 3,85,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। बात करते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह क्या है वो चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भारत में सोने की खान कौन सी है, तो सोने की खान कोलार है, कोलार सोने की खान है। और कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं काल गुल्ली, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, काल गुल्ली और फिर कुलगार्डी, ये सोने की खान कितनी है, कहाँ पे है, काल गुल्ली एंड कुलगार्डी सोने की खान कहाँ पे है, कुलगार्डी ये सोने की खान, ये प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया की खान है, ये ऑस्ट्रेलिया की खान है और ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे बात करें कि जोहान्सबर्ग जो खान है, जोहान्सबर्ग ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और कालगुल्ली और कुलगाड़ी ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 1 डिग्री ऊंचाई जाने पे कितनी तापमान, 165 आप लोग याद रखेंगे, 165 मीटर ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री तापमान में कमी होती है। बात करते हैं किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का ये जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो शनि है। सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले आपसे कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कि बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो बुध आप लोग याद रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है, तो ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक, ये भी आप लोग बुध को ही याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे और प्रश्न यदि आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, ये भी एग्जाम में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्षुद्र ग्रह, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, बृहस्पति एंड मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भारतीय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के, इंपीरियल बैंक का नाम बदल के एसबीआई बैंक किया गया था। ठीक, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चिपको आंदोलन से है। ये कहाँ के रहने वाले थे सुंदरलाल, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक, तो आप लोग बताएंगे जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका उत्तराखंड के रहने वाले थे। और आपसे यदि पूछे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये वृक्ष से संबंधित था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, वृक्ष से संबंधित था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको बनने में। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। इसका भाग क्या है, तो भाग पूछे तो आप लोग 4A बताएंगे। और इसका अनुच्छेद पूछे कौन सा है मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद 51 का A बताएंगे। और मूल संविधान पहले कितने अनुच्छेद, इसके तहत कितने
जो मूल संविधान को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, पहले 10 जोड़ा गया था और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक, 11 फंडामेंटल राइट है, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। समिति की नाम पूछे कौन सी समिति थी, तो आप लोग याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी सिफारिश की थी, ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 352 में है राष्ट्रीय आपात। और आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? तो आप इसके लिए बताएंगे आर्टिकल नंबर 360 में है वित्तीय आपात। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड करते हैं, रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज तो आप बताएंगे चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज कौन? चैडविक किए थे। और आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोग बताएंगे थॉमसन ने किया था। और यहाँ पे देखिए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? तो मूल संविधान में भाग 22 थे। आपसे पूछे मूल संविधान में जो अनुसूची है वो कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 8 अनुसूची थी। ये सारी चीजें। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे था? प्रथम परमाणु बिजली घर जो था तारापुर में बना था। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है और कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत की किस राज्य की? तो सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से मिलती है। और सिक्किम के बारे में बात करें, आपसे पूछिए जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जेमू ग्लेशियर आप लोग बताएंगे कहाँ पे? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे? सिक्किम में। आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में। आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे? जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? ला मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। आपसे पूछे कि कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो कंचनजंगा तो ये सिक्किम में है, ठीक। बात करते हैं अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? अल हिलाल समाचार पत्र का मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक। तो अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक, शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है शिक्षा दिवस? 11 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे ये डेट चेक करके सही है या फिर नहीं। और बात करते हैं इन्होंने इस पर जो प्रश्न पत्र था इसकी, हिलाल समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत कब की थी? 1912 में इसकी शुरुआत की थी। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी उर्दू। ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपसे एक और पूछा जाता है कि चिकित्सक जो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी वो किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी ये किसके दरबार में? एग्जाम में पूछा गया था, पेट में भी पूछा गया था। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे इनके दरबार में रहते। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते थे? तो भारत में मेट्रो पुरुष की बात करें तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो पुरुष, जो मेट्रो पुरुष कहा जाता है, यानी कि मेट्रो मैन कहा जाता है। और भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। और कब चली थी? 1894 में कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी 1984 में, ठीक। ये आप लोग याद रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। किसके बीच में? कांग्रेस और फिर किसके बीच में? मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। राष्ट्रगान की बात करें तो ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक, अधिवेशन में गाया गया था। और बात करते हैं राष्ट्रगीत कब गाया गया था। राष्ट्रगीत पूछे कब गाया गया था तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 1896 का जो कोलकाता में अधिवेशन हो गया था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और इन दोनों को संविधान में कब अपनाया गया था तो आप लोग बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान में अपनाया गया था। और बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1761 में हुआ था। किसके बीच में तो इसको आप लोग हेमू तो मराठो और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठो एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में विजयी कौन हुआ था। अहमद शाह अब्दाली। और चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होती है। 3 माह तक ये रहता है। ये आरबीआई का नियम है, ये आरबीआई का नियम है। चेक या ड्राफ्ट 3 महीने तक वैलिड रहता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है। NH 44 आप लोग याद रखेंगे, सबसे लंबा नेशनल मार्ग है। इसका नया नाम आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर जो कि कहाँ की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। और ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी, जो कि किस राज्य में है कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु किस राज्य का सबसे तो ये दक्षिणी बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। पानीपत का रासायनिक पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। और नमक का पूछिए आपको रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लोग बताएंगे कि NaCl है नमक का रासायनिक सूत्र, ठीक, NaCl है। आपसे पूछे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लोग बताएंगे D2O है भारी जल का रासायनिक सूत्र, ठीक, किसके मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे 9वां प्रश्न हमारा, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो विलियम जोन्स किए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे, विलियम जोन्स ने किया था। और कब किया था तो 1784, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ था, 1784 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ देखिए सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है कब, 1969 में 14 बैंकों का। फिर आगे चल के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें अनिवार्य शिक्षा किया जाएगा। शिक्षा क्या अनिवार्य किया जाएगा, ये कौन सा, ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाएगा। ठीक, अनिवार्य शिक्षा फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया। और शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा जोड़ा गया, इसमें 21 का ए जोड़ा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है, कर्क रेखा पे सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। और बात करें 23.5 डिग्री, आप लोग बताएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पे सूर्य कब होता है, 22 दिसंबर के दिन होता है। अब आप लोग बताएंगे कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। और आप लोग इंग्लिश में तो इक्वेटर इसे बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के सीमा का, भारत पाक के बीच में सीमा का, भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या है तो भारत और पाक के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और आप लोग बताएंगे भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, भारत एंड चीन के बीच में कौन सी सीमा है तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। आपसे पूछे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत एंड अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है तो भारत और अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है, दुरंड सीमा रेखा है, दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय, एक ही ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में कौन सा राज्य रूस से खरीदा? अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा? अलास्का खरीदा था अमेरिका रूस से। और ये कब खरीदा था? 1867 में पैसा दे के रूस से खरीद लिया था अलास्का अमेरिका। विश्व विकलांग दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व विकलांग दिवस की बात करें 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। और होपमैन किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, होपमैन। और नवगठित तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी, 2 जून 2014 को। और इसके पहले सीएम बने थे चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव इसके पहले सीएम बने थे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी रेखा है, खाड़ी है कौन सी? तो आप लोग बताएंगे कि मन्नार की खाड़ी है, मन्नार, मन्नार की खाड़ी स्थित है। और बात करें पाक जल संधि किसके बीच में है? पाक जल संधि ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का आखिरी और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है कितना? 1722 मीटर। और बात करते हैं ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य, इसी के पास जैन धर्म का एक मंदिर है। जैन धर्म का कौन सा मंदिर है आप लोग बताएंगे? दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पे है, दिलवाड़ा मंदिर। और किस किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। बात करते हैं किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। आगे बात करते हैं भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आप लोग बताएंगे भारत में गुजरात राज्य की सबसे बड़ी है। और चीन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? रूस कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? रूस 14 देश के साथ, चीन भी 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा क्या है? तो क्यात है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ये आप लोग याद रखेंगे। मौसम संबंधित घटना किस परत में होती है? तो मौसम संबंधित की घटना सभी क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति लीटर होती है, 35 ग्राम प्रति लीटर इसकी औसत लवणता होती है। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और आपसे पूछे कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। आपसे पूछे कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। आपसे पूछे वो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन और विश्व लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर के कहाँ पे? चौरी चौरा नामक स्थान पे, चौरी एंड चौरा नामक स्थान पे, चौरी और चौरा नामक स्थान पे। और इसके चलते जो गांधी जी थे एक आंदोलन चला रहे थे जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन, उसे स्थगित कर दिए थे। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार कहते हैं, मालाबार केरल के तट को कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक, कोरोमंडल कहा जाता है तमिलनाडु के तट को। आगे बात करते हैं यहाँ पे जिंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। आपसे पूछे कि कुरान किस धर्म का पारसी पुस्तक है? कुरान। तो आप लोग बताएंगे कि इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। जो आदि ग्रंथ किस धर्म की पुस्तक है? आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ किस धर्म की पुस्तक है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे जो सिख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, सिख धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आदि ग्रंथ है। और इसकी स्थापना इसकी रचना कौन किए थे? अर्जुन देव किए थे। बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया था और योजना आयोग की स्थापना पूछे 1950 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और इसके वर्तमान समय में सीईओ कौन है? तो आप लोग बताएंगे कि परमेश्वर अय्यर इनके वर्तमान समय में सीईओ हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।